कि मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, खुदा करे मेरी आंखों में रात रह जाए। तो ये कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए, बिछड़ भी जाएं तो हाथों में हाथ रह जाए। अब इससे पहले शायद ही किसी ने ये बात कही होगी, इस तरह से किसी ने लिखा, हाथ रह जाए। तो ये कितना नया है। तो मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए। अब ख्वाब उस जमाने में उनका वो गाना आया था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, मतलब बहुत सारे हिट गाने उनके चल रहे थे और वो टॉप पे थे वो लोग। सहारा स्टूडियो 20 दिन उनके पास होता था। उस ज़माने में स्टूडियो भी कम होते थे और सहारा स्टूडियो बहुत सबसे अच्छा माना जाता था उस ज़माने में। तो 84 से आपका ये सिलसिला शुरू हुआ, 84 के आखिर में फिर आप बड़ौदा से मुंबई कब पहुंचे? मुंबई में किस तरह से संघर्ष किया आपने? क्योंकि ये कहावत है कि मुंबई लोगों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। और दूसरी बात यह है कि बॉलीवुड, जिसमें आपने बहुत सारी फिल्मों में गाने लिखे हैं, जिसकी वजह से आपकी मारूफियत जो है देश और दुनिया में तमाम फैली हुई है। तो वो सिलसिला, वो संघर्ष कैसे शुरू हुआ? बड़ौदा से मुंबई कब पहुँचे? बड़ौदा से मैं जब मैंने पहली गज़ल लिखी थी, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मुझे फिल्मों में भी लिखना है। अच्छा। और इसकी प्रेरणा मेरे लिए कैफी आज़मी साहब थे। जी। मैं उनकी तरह मशहूर होना चाहता था, उनकी तरह बड़ा शायर बनना चाहता था। तो मैं बड़ौदा से बम्बई आया, लेकिन मेरी उम्र बहुत कम थी। मैं किसी प्रोड्यूसर से मिलने जाता तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि ये शायर है। मतलब मेरा मजाक उड़ाते और मुझे भगा देते कि हाँ, कि ये क्या शायर होगा इस उम्र में। तो उम्र कम थी मेरी। उसके बाद मैं अभी जिक्र किया था फ़खरुल हसन, हमारा एक दोस्त था जी। तो उसके साथ मैं भरूच चला गया बम्बई से वापस फिर गुजरात। हाँ, भरूच में हम दोनों ने सुपारी जो पान में खाते हैं, वो जो लेते हैं वो नहीं, तो उसका हमने कारोबार किया वहाँ भरूच में। अच्छा। और बहुत बड़े पैमाने पे वो कारोबार हमने शुरू किया था। छोटे से शुरू किया था लेकिन वो बड़ा हो गया। 2 साल मैं भरूच रहा। उसके बाद फिर हम दोनों की जमी नहीं, तो मैं सूरत आ गया। सूरत बड़ा शहर है, गुजरात के जो चंद बड़े शहर हैं उनमें सूरत है। और सूरत से जो बम्बई का फासला है वो 3.5-4 घंटे का है। तो मैं सूरत में पैसे कमाता था। सूरत में 10 साल रहा। सूरत में ही मेरी शायरी परवान चढ़ी। मेरी 2 किताबें शायरी की, पहली किताब धूप दरिया 96 में, और 2000 में मेरी दूसरी किताब एस्ट्रे। वो दोनों किताबें मेरी सूरत में ही छपी। और उन 2 किताबों की वजह से मैंने अपने आप को उर्दू साहित्य में स्थापित किया। मैं पहली ही किताब से उर्दू के जो बड़े क्रिटिक थे उर्दू अदब के, उनकी नज़र में आ गया था। उन्होंने मेरे ऊपर कमेंट्स किए थे, मेरे ऊपर लिखा भी था। कैफी क्या खास था उस किताब में? उस किताब में जो पहली लिखी आप, उस किताब में जो शायरी का अंदाज़े बयान था वो बहुत नया था। जो डिक्शन था वो बहुत नया था। कुछ याद है? बहुत सारा याद है। तो पहली किताब से हो जाए कुछ। पहली किताब से मैं आपको 1-2 शेर सुना दूं कि कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए। कुछ इस तरह से मिले। अब देखिए इसमें कितना नयापन है। और वो बिल्कुल कम उम्री में लिखी हुई गज़ल है। कहने का अंदाज कितना नया है। कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए, बिछड़ भी जाएं तो हाथों में हाथ रह जाए। क्या बात है। अब इससे पहले शायद ही किसी ने ये बात कही होगी, इस तरह से किसी ने लिखा, हाथ रह जाए। तो ये कितना नया है। तो मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए। अब ख्वाब देखने के लिए कोई सोता है? तो ये जो अंदाज़े बयान है, ये जो कहना है, इतना यूनिक है, इतना नया है कि मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, खुदा करे मेरी आंखों में रात रह जाए। तो ये जो नयापन था मेरी पोइट्री में, इसने
बड़े बड़े जो हमारे क्रिटिक्स थे, बड़े जो शायर थे, बड़े जो अदीब थे हमारे उर्दू के, उनको बहुत मुतासिर किया मेरी इस शायरी ने कि ये लड़का है कौन। शमसुर रहमान फारूकी साहब बहुत बड़े क्रिटिक, अभी उनका इंतकाल हुआ है और वो आजमगढ़ के ही थे, इलाहाबाद में रहते थे। शबखून नाम का एक मैगज़ीन निकालते थे, बहुत बड़ा, वो बहुत नाम था उसका। मतलब उसमें किसी शायर का, किसी अदीब का छप जाना अपने आप में एक सनद की बात होती थी, एक बहुत इज्जत की बात होती थी। शायर मुस्तनद हो जाता था कि हम शबखून में छपे हैं। तो शबखून में शमसुर रहमान फारूकी साहब ने मुझे मेरी किताब और मेरे तारुफ, दोनों के तारुफ के साथ और खलील रहमान आज़मी से जोड़ते हुए मेरे ऊपर एक नोट लिखा और मेरी नज़में और गज़लें उन्होंने छापी। तो इस तरह से मतलब मैं पहली ही किताब से पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, उर्दू बिरादरी जो है, जितने भी उर्दू के राइटर्स हैं, मैं सबकी नज़र में आ गया था पहली ही किताब से। फिर जब दूसरी और पहली ही किताब में मेरे प्रोफेसर उन्मान चिश्ती, मोहम्मद अलवी, निदा फाजली, प्रोफेसर वारिस अलवी, इन सब लोगों के कमेंट्स थे मेरी पहली ही किताब में। फिर दूसरी किताब छपी एस्ट्रे। अब वो नाम ऐसा था एस्ट्रे, किसी किताब का नाम एस्ट्रे हो सकता है? तो इस नाम पर भी बड़ी बहसें हुई। कुछ लोग कहते थे कि ये गलत नाम है, ज़्यादातर लोग कहते थे कि बहुत यूनिक नाम है, बहुत अच्छा नाम है। तो नाम को लेके भी वो किताब बहुत चर्चे में रही। और उस किताब में नज़मों की तादाद भी गज़लों के बराबर थी। तो उस किताब से मैं पूरी तरह से मुस्तहकम हुआ, पूरी तरह से मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया उर्दू अदब में, उर्दू साहित्य में। और उस किताब का प्रीफेस लिखा था हमारे ज़माने के जो 3 बड़े सबसे बड़े क्रिटिक थे, नक्काद थे, प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी, प्रोफेसर गोपीचंद नारंग और प्रोफेसर वारिस अलवी। तो ये 3 हमारे सबसे बड़े नाकिद थे। इन तीनों में से एक ने, प्रोफेसर वारिस अलवी ने, मेरी इस किताब का प्रीफेस लिखा, जो उस पर भी काफ़ी हंगामा हुआ कि इतने बड़े नक्काद ने एक नौजवान शायर की किताब का प्रीफेस लिखा है। तो इन दोनों किताबों से मैं पूरी तरह से उर्दू साहित्य में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ। उसके बाद मैं फिल्मों की तरफ आया, साथ साथ फिर मैं मुशायरे में भी आया। लेकिन मुशायरे में जब मैं आया तो उस ज़माने में 2 चीज़ें चलती थीं, 3 चीज़ें। या तो आप मज़ाहिया शायर हैं, आप लोगों को हंसा दें तो ताली बजती थी। या तो आप तरन्नुम से पढ़ते हो, गा के पढ़ते हो। या तो फिर आप शायरा हो, खातून हो। तो मैं इन तीनों में से कुछ भी नहीं था। एक और एंगल चलता था, जैसे राहत इंदौरी साहब थे, जौहर कानपुरी साहब थे, मेराज फैज़ाबादी थे, शायर जमाली साहब थे। ये लोग, तो किस तरह के कलाम होते थे जो आप? वही बता रहा हूँ। तो ये लोग जो थे ये तहत में पढ़ते थे, मतलब गाए बिना जो पढ़ते हैं, तरन्नुम के बगैर जो पढ़ते हैं, तहत में पढ़ते थे। लेकिन तहत में पढ़ना जो है सबसे बड़ा जोखम का काम होता था, वो जो आज भी है। तो उसमें ऐसा मसाला चाहिए होता था जो लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, उसमें इंटरेस्ट नहीं बल्कि आपको जज्बाती कर दे। जैसे उसमें राजनीति से प्रेरित सियासत आमेज शायरी और नारेबाजी और चिल्ला के पढ़ना, खूब तेज़ पढ़ना। तो ये जब मैं आया हूँ तो मैं तहत में पढ़ता था और मुझे भी बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट करने लगे लोग। लेकिन मैंने सोचा कि ये मेरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं उर्दू साहित्य से आया था, मेरी 2 किताबें छप चुकी थीं और फिर यहाँ आके मैं ख़राब होने लगा था, मेरी शायरी ख़राब होने लगी थी मुशायरे में। क्योंकि अगर मुझे ताली बजवाना है
तो मुझे वही स्टाइल अपनाना था और उसी अंदाज के शेर, जैसे अब मान लीजिए कि सद्दाम हुसैन, बाबरी मस्जिद, ये सब चलता था। वो सब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का सब झगड़ा चल रहा था, सद्दाम हुसैन का सब चल रहा था। तो इन सब चीज़ों के ऊपर पोइट्री हो रही थी। और पोइट्री जो है वो सद्दाम हुसैन नहीं है, पोइट्री बाबरी मस्जिद राम मंदिर नहीं है। पोइट्री जो है ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये मेरा मानना है। पोइट्री जो है वो इंसान की जो ज़िंदगी है, जो माशरा है, जो समाज है, उसको जी के, मतलब उसको आप जीते हैं और आप लिखते हैं। अब जो मैं नेता नहीं हूँ, राजनीति से मेरा लेना देना नहीं है, वो मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा मुद्दा नहीं है, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ। एक रूसी राइटर है मार्क ट्वेन, उसने लिखा है कि जिस मौजू को आपने नहीं जिया है, जिस टॉपिक को आपने नहीं जिया है, जो आपका टॉपिक नहीं है, उस पर लिखने का आपको कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और हमारे यहाँ पोइट्री में मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग, ख़ास तौर से मैं मुशायरे की बात कर रहा हूँ, वही लिखते हैं जो चल रहा है, जो हवा में है। तो मैं लौट आया, मुशायरा मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया मैं, क्योंकि मैंने सोचा ये मेरा रास्ता नहीं है और मैं इसमें जो मैंने नाम कमाया है अदब में, साहित्य में, वो सब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अदब जो ऐसी जगह है, वहाँ पर नाम कमाना सबसे बड़ी बात है। अदब में, साहित्य में शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। फिल्म में तो आप एक गाना लिख के सुपर हिट हो सकते हैं, एक गाना लिख के हिट हो गया गाना। मुशायरे में 2-4 शेर ऐसे आपने लिख दिए कि वो हिट हो गए और उन्हीं शेरों की वजह से आपको यहाँ वहाँ बुलाया जाने लगता है। यहाँ शॉर्टकट है, लेकिन उर्दू साहित्य में या किसी भी साहित्य में शॉर्टकट नहीं है, और वहाँ पर जगह बनाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं वहाँ पर जगह बनाकर, नाम कमाकर अपना नाम खराब नहीं करना चाह रहा था, तो मैं बिगड़ने से पहले वापस चला गया, घर वापसी कर ली मैंने। और हाँ, सही समय पर। और मैंने अपनी पूरी ताकत फिल्म इंडस्ट्री में लगाई, वहाँ पर स्ट्रगल करना शुरू किया। ये बात है 2001 फरवरी की। मैं पूरी तरह से, पहले क्या होता, सूरत में पैसे कमाता था, पैसे जमा करता था, और वो पैसे लेके मैं बम्बई जाता था और वहाँ स्ट्रगल करता था। वो पैसे जितने दिन मुझे वहाँ रहने देते थे 15 दिन, 20 दिन, एक पूछने वाला था, उसके बाद क्या होता था? तो जब वो पैसे ख़त्म हो जाते तो क्या होता था? फिर मैं सूरत आ जाता था। अच्छा, फिर हाँ, सूरत आ जाता था। गैप नहीं बन जा रहा था वहाँ पे, जो ताल्लुकात बन रहे तो गैप हो जाना? नहीं, गैप बन जाता था, लेकिन वो फ़ोन उन पे बात कर लेते थे जिनसे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हो जाते थे, अच्छे संबंध हो जाते थे, तो उनके लिंक में हम रहते थे। तो यहाँ पे मैं रोकूंगा आपको। डर नहीं लगता था कभी कि जो हमारे मामू जान या घर के लोग रोकते थे कि नहीं शेर व शायरी मत करो, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ ढंग का काम नौकरी कर लो, तो डर नहीं लगता था कि जो मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, ले जा करके वहाँ पे खाने पीने में खर्च कर रहा हूँ, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा हूँ, और अपने जो मेरा शौक़ है, जो मैं करना चाहता हूँ, फिल्मी दुनिया में गीतों को लिखना चाहता हूँ, तो कभी डर नहीं लगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? डर नहीं लगता था। असल में गालिब का एक शेर है, तस्वीर के पर्दे में भी उरिया निकला। तो जुनून जो है, जुनून में डर नहीं होता है, और कुछ पाने के लिए, किसी टारगेट तक पहुंचने के लिए जुनून बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास कुछ खोने को नहीं था। डर यूं भी नहीं था कि मेरे पास कुछ खोने को नहीं था, मुझे पाना था। और शायरी के सिवा मुझे कुछ आता नहीं था। शायरी में ही कुछ बनना था शायद, मुझे ये भी पता नहीं था कि मुझे शायरी में बनना है, लेकिन शायरी मैंने नहीं छोड़ी। शौक को जुनून बना मैंने बहुत सारे काम किए, छोटे मोटे बहुत सारे काम करता रहा मैं सूरत में, लेकिन मेरा टारगेट जो था, मेरा हदफ जो था, वो शायरी था। तो मैं इससे नहीं डरा कि मेरा कल क्या होगा, नहीं होगा। और
इसमें कुछ तय नहीं होता है कि इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन मैं चलता रहा। और फिर मैं 2001 में जब गया हूँ बम्बई, उसके थोड़े ही दिनों के बाद मुझे एक एल्बम में 2 गाने लिखने के मौके मिले। वो मेरा पहला काम था। और आप ये देखिए कि उस एल्बम में जो संगीतकार थे वो बहुत बड़े संगीतकार थे। मतलब शहंशाह फिल्म अमिताभ बच्चन साहब की बहुत मशहूर है, बड़ी फिल्म है। उसमें जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे उनके साथ मुझे उस एल्बम में काम करने का मौका मिला। और वो एल्बम मेरा लंदन से रिलीज़ हुआ। हाँ, उसमें 2 गाने लिखे मैंने और 2 गानों के मुझे 6,000 मिले थे। मतलब एक गाने का 3,000 रुपया। और उस ज़माने में वो 6,000 मेरे लिए 6 लाख के बराबर था। और मोबाइल नए नए आए थे और वो डंडी वाला मोबाइल रहता था वो एंटी। तो हाँ, मतलब मेरे पास रहने की जगह नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, लेकिन मैंने मोबाइल ले लिया ताकि मैं संपर्क में रह सकूं। और वो मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, उसका इस्तेमाल मैं पेजर की तरह करता था। कोई फ़ोन आता था तो उसमें नंबर देख लेता था और फिर उसको वो जो 1 रुपये वाला फ़ोन डब्बे वाला होता था, फिर वहाँ से जाके फ़ोन करता था। हाँ, उससे पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था। केरॉफ फ़ोन होते थे, पीपी होते थे। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि संपर्क में रहना आसान हो गया। उसके बाद फिर सूरत से जब मैं आता जाता था तो मेरी मुलाकात उस ज़माने के बड़े मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर टॉप पे थे, दिलीप सेन, समीर सेन। बहुत काम कर रहे थे उस ज़माने में। तो दिलीप सेन से मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त ने कराई जो उनके भी दोस्त थे। रोमांटिक गाने पे ज़्यादा म्यूज़िक कंपोज करते थे, रोमांटिक गानों का दिलीप सेन, समीर सेन। और रोमांटिक वो फिल्म की जो डिमांड होती थी उस हिसाब से गाने बनते थे। उस ज़माने में उनका वो गाना आया था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। मतलब बहुत सारे हिट गाने उनके चल रहे थे और वो टॉप पे थे वो लोग। सहारा स्टूडियो 20 दिन उनके पास होता था। उस ज़माने में स्टूडियो भी कम होते थे और सहारा स्टूडियो बहुत सबसे अच्छा माना जाता था उस ज़माने में। उसमें वो लोग रिकॉर्डिंग करते थे। तो मैं सूरत से आता जाता था। दिलीप सेन ने मुझे सहारा स्टूडियो बुलाया मिलने के लिए और मुझे कहा कि अपनी किताब भी लेके आना। तो मेरी पहली किताब धूप दरिया छप गई थी। तो वो किताब लेके मैं सहारा स्टूडियो गया। बाहर बैठा इंतज़ार कर रहा था, रिकॉर्डिंग ख़त्म होगी तो हमारी मुलाकात होगी। तो लंच का टाइम हुआ, तो सब लंच का टाइम हुआ, काम बंद करके सब लोग लंच कर रहे थे। तो उस फिल्म के जो डायलॉग राइटर थे, वो फिल्म थी जुल्मी, अक्षय कुमार की। हाँ, उस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी सहारा स्टूडियो में। तो मैं दिलीप सेन से मिलने गया था। तो मैं इंतज़ार कर रहा था, लंच का टाइम हुआ, मेरे हाथ में किताब थी, सब लोग बाहर आए। तनवीर खान उस फिल्म के डायलॉग राइटर थे और बड़े डायलॉग राइटर थे। लेकिन मैं ना तो उनके नाम से वाकिफ़ था, ना उनके काम से वाकिफ़ था, ना उनको चेहरे से पहचानता था। तनवीर खान को मैं जानता नहीं था। तो वो कुर्ता पजामा अक्सर पहनते थे और उस दिन भी कुर्ता पजामा पहने हुए थे। उनकी नज़र पड़ी मेरी किताब पर। उन्होंने कहा, मैं ये किताब देख सकता हूँ? मैंने कहा, ज़रूर देखिए। तो उन्होंने उसको 2-4 शेर उसके इधर उधर देखे और वो बड़े मुतासिर हुए किताब। कहने लगे कि ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा, भाई ये तो मैं दिलीप सेन के लिए लाया हूँ, आप मुझे अपना एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊँगा तो आपको भेज दूँगा। तो वहीं उनके तारुफ हुआ, हम दोनों का परिचय हुआ और उन्होंने इत्तेफाक से अपना एड्रेस दे दिया मुझे और मैंने सूरत जाते ही उनको किताब भेज दी। और फिर मैंने तनवीर खान के बारे में जानना पता किया तो पता चला कि उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं उन्होंने। इश्क उन्होंने लिखी, राजा, जिगर, हिंदुस्तान की कसम, ये दिल आशिकाना, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की उन्होंने, सुपरहिट फिल्में। तो वो किताब मैंने उनको सूरत से भेज दी
और वो जहाँ भी जाते थे, शूटिंग पर जाते थे, तब भी वो किताब उनके पास रहती थी। मतलब वो पूरी किताब उनको याद हो गई थी और वो उसके शेर सुनाते रहते थे। तो उन्होंने एक बार मुझे फ़ोन किया सूरत में। सूरत में मेरा पीपी नंबर था जहाँ मैं काम करता था। जब फ़ोन किया तो मैं सूरत में था नहीं, मौजूद नहीं था। मैं आजमगढ़ आया हुआ था, यहीं घर आया हुआ था। वापस गया तो पता चला भाई तनवीर खान का फ़ोन आया था। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बताया नहीं। हाँ ठीक है, अभी चलो फिर कुछ होगा तो बताता हूँ। दरअसल उन्होंने एक फ़िल्म में मेरे लिए गाना लिखने के लिए बात कर ली थी, लेकिन अब मैं था नहीं तो वो हाथ से निकल गया वो। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद एक बार फिर उनका फ़ोन आया, फिर मैं नहीं था, फिर घर आया हुआ था, आजमगढ़ आया हुआ था। और वो बड़ी फिल्म थी, इंदर कुमार साहब जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनकी फिल्म थी रिश्ते। रिश्ते एक फिल्म आई थी जिसमें अनिल कपूर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करिश्मा कपूर। तो उसमें नदीम शरवण वाले जो शरवण साहब हैं, उनके बेटों ने म्यूज़िक दिया था, संजीव दर्शन ने। तो उसमें गाना लिखने के लिए उन्होंने इंदर कुमार साहब से बात कर ली थी, लेकिन मैं फिर नहीं मिला। तो अब जब मैं गया और मैंने फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया, बल्कि भड़क गए मेरे ऊपर। कहने लगे कि अगर फिल्मों में काम करना है तो बम्बई आना पड़ेगा, नहीं तो आप मुझे फ़ोन नहीं करना। अब मैं बम्बई कैसे जाता? मेरे पास पैसे नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी, कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा। बम्बई में कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था, कोई मुझे आता नहीं था। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई, बल्कि मैंने आप यकीन जानिए, मैंने अपने आप से वादा किया, खुदा से वादा किया और खुदा से दुआ की कि मुझे संभाल लेना। और वादा ये किया कि मैं मर जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, बम्बई छोड़ूंगा नहीं। 2 मौके गवा चुके हैं, अब और नहीं गवाना है। तो 2001 फरवरी में इस तरह से मैं बम्बई अस्थाई रूप से पहुंचा। वहाँ पर मैं ओवर ब्रिज के नीचे सोया मैं। बहुत फिर वो जो मैं बताया, मैंने वो 2 गाने लिखे थे, उसमें 6000 जो मिले थे, उसमें मोबाइल ख़रीदा था और एक फोल्डिंग बेड लिया था मैं, वो जो लोहे की और वो उसकी प्लास्टिक की बुनत वाली एक आती है और उसको फोल्ड करके रख दो आप। तो हाँ, उस चारपाई पर मैं सोता था। एक दुकान थी, उसके छप्पर के नीचे वो चारपाई बिछाता था मैं, और वो चाचा दुकान खोलने सुबह 8 बजे आ जाता था और मुझे जगा देता, ए शायर उठ, तो मैं चाहे रात में जब भी सोया हूँ 8 बजे उठ जाना पड़ता था। तो मेरी नींद कभी पूरी होती नहीं थी, क्योंकि रात में देर से आता था। और वो हाईवे था जहाँ मैं सोता था, रात भर ट्रक वगैरह चलते रहते थे और कान में चादर लपेट ले तो भी आवाज़ तो आती रहती है। आवाज़ और पानी को कोई रोक नहीं सकता है। तो बारिश में वो चारपाई आधी भीग जाती थी, है ना, और आधे में मैं एक तरफ रहता, ठीक है। और एक मेरा दोस्त था यहीं आजमगढ़ का, रोशन आज़मी, वो फिल्मों में एक्टिंग करना चाहता था और उसने 1-2 भोजपुरी फिल्मों में काम भी किया। तो उसका एक मेटल का कारखाना था, एल्युमिनियम और ये सब गला के, पीतल तांबा, उसको गला के पार्ट्स बनते थे उसमें। तो वहाँ पे मेरा बैग रखा हुआ था और वो बारिश में पानी टपका और वो पूरा भीग गया और उसमें मेरे जो एल्बम थे, मेरी किताबें थीं, सब भीग गई, दीमक लग गए। फ़ोटो थे मेरे अली सरदार जाफरी के साथ, कैफ़ी आज़मी के साथ, मतलब जितने भी तस्वीरें थी, मेरी किताब का जो विमोचन हुआ था, इजरा हुआ था, उसके सारे फ़ोटो थे, वो सारे फ़ोटो धुल गए, पूरा ख़राब हो गए। उसके बाद एक सैलून था हाईवे पे ही, सैलून मतलब अच्छे किस्म वाला नहीं, वो पतरे उतरे वाला सैलून, साइड में जो रहते हैं। हाँ, तो उसमें एक कुर्सी थी जिसके पाए टूटे हुए थे, जिस पर काम नहीं होता था, जिसका पाँव टूट गया था। तो वो एक कोने में रखी हुई थी कुर्सी, उसके ऊपर मैं अपना सूटकेस रखता था और मैं
दुआ करता था कि ये कुर्सी कहीं वापस से ना बन जाए, वरना मेरी सूटकेस की जगह भी चली जाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।